नमस्कार, मैं सुमंत। इंडियन इकोनॉमी की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे जेंडर बजटिंग के बारे में। GS3 में आपको ये टॉपिक पढ़ना है यूपीएससी मेंस के लिए। हम पढ़ेंगे जेंडर बजटिंग क्या होता है, कैसे भारत में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है ना, इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, इस चैलेंज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और क्या क्या मोर स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, मतलब रिकमेंडेशंस वे फॉरवर्ड। तो पूरा कंप्रहेंसिवली हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। लास्ट में हम आपको एक सवाल भी देंगे और आपके आंसर्स को भी हम लोग रिव्यू करेंगे। तो समझो जेंडर बजटिंग होता क्या है। बजटिंग में क्या होती है, बजट जब बनता है तो आमदनी और खर्च देखा जाता है, उसका लेखा जोखा बनाया जाता है। मतलब हमने टैक्स लगा के, नॉन टैक्स रेवेन्यू, इन सब के ज़रिए जो पैसा इकट्ठा किया, उस पैसे को हम कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब पे खर्च करते हैं, ठीक है ना। ये होता है सिंपल बजट। जेंडर बजटिंग का मतलब ये होता है कि बजट बनाते टाइम, खर्चे का लेखा जोखा लिखते टाइम हम इस बात का ध्यान रखें कि जो महिलाएं हैं उनको बराबर की तवज्जो दी जाए, ठीक है ना। जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर किया जाए। मतलब कि अगर मैं मनरेगा पे 500 रुपये खर्च करता हूँ तो 500 रुपये में से 250 रुपये का लाभ महिलाओं को मिले, 250 रुपये का लाभ पुरुषों को मिले। ये हम चाहते हैं। ये नहीं कि 500 में से 450 रुपये का लाभ पुरुषों को मिले और 50 रुपये का लाभ केवल महिलाओं को मिले। लाभ कहने का मतलब ये है कि अगर 500 जॉब क्रिएट हो रही हैं तो 250 जॉब पुरुषों को मिले, 250 जॉब महिलाओं को मिले। ये चाहते हैं हम। इसी को हम क्या कहते हैं, जेंडर बजटिंग। थोड़ा सा अगर फॉर्मल भाषा में बात करें तो जेंडर बजटिंग का मतलब ये होता है कि बजट बनाने के प्रोसेस में सभी स्तर पर रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इनको रिस्ट्रक्चर ऐसे किया जाए ताकि जेंडर इक्वालिटी अचीव हो जाए, ठीक है। अलग अलग स्कीम पे, अलग अलग पॉलिसी लेवल पे जेंडर इक्वालिटी अचीव हो जाए। क्लियर है। भारत में, दुनिया भर में भी जेंडर बजटिंग का 3 पर्पस है। पहला क्या, फिस्कल प्लानिंग में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि जो बजट बना रहा है वो जिम्मेदार होगा इस चीज़ के लिए कि लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है ना, जो जेंडर इक्वालिटी है उसको प्रमोट किया जाए। दूसरा, जेंडर रिस्पॉन्सिव पार्टिसिपेशन, मतलब कि बजट बनाने में पुरुष और महिला, मेल फीमेल दोनों की भागीदारी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि एक पर्टिकुलर जेंडर का जो कंप्लीट इशू है वो उसी जेंडर का मेंबर जो है वो समझ सकता है। फॉर एग्जांपल, महिलाओं के द्वारा फेस किया जाने वाला इशू ज़्यादा अच्छे से महिला ही समझ सकती है, उनकी ज़रूरतें महिला ही समझ सकती है। इसी कारण से आप देखते होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय का जो मंत्री होता है वो अल्पसंख्यक समुदाय से ही होता है। समझ गए बात। तो यही हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कि बजट बनाते टाइम भी हम लोग महिलाओं को इसमें सम्मिलित करें। दूसरा, जो जेंडर बजटिंग है उसको हम लोग, उसका हमारा पर्पस होगा जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको भी बढ़ावा देना। भारत में जो जेंडर बजटिंग है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किया क्या गया है कि 2005-06 का जो बजट था तब से लेके आज तक जेंडर बजट स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए बातें हैं वो इसको इंट्रोड्यूस करती है। अब हमने जेंडर बजटिंग क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, ये तो हमने समझ लिया, मगर चैलेंजेस क्या क्या हैं। हम जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई तो समस्या होगी इस स्कीम को, इस पूरे प्लानिंग को। पहला समस्या ये है कि जेंडर बजटिंग का जो टोटल अमाउंट है, क्वांटम है, वो जीडीपी के 1% से भी कम है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि हमारा जीडीपी है 100 रुपये का, इसका 1% कितना हुआ, 1 रुपया, ठीक है। तो 1 रुपये जो हम खर्चा करेंगे ना, तो केवल उसी में हम जेंडर बजटिंग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। अगर मैं कहता कि 10% ऑफ जीडीपी, तो मैं जब 10 रुपये खर्चा कर रहा होता ना, तो मैं इसमें जेंडर बजटिंग इंक्लूड कर पाता।
इसका मतलब 10 में से 5 मेल को 5 फीमेल को मिलता। समझे? तो करना क्या है, मेरे को जो जेंडर बजटिंग का जो क्वांटम है, अमाउंट है, वो बढ़ाना होगा, है ना। मतलब कि बजट के एक बड़े पोर्शन पर, बजट के एक बड़े खर्चे पर जेंडर बजटिंग इंक्लूड करी जाए, इम्प्लीमेंट करी जाए। फॉर एग्जांपल, मान लो कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पर हमने 500 करोड़ रुपया एलोकेट किया, मान लो, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि 500 करोड़ में से जो आधा पैसा है उसका फ़ायदा महिलाओं को मिले, आधा पैसा का फ़ायदा पुरुषों को मिले। मगर हो क्या रहा है, 500 करोड़ का केवल 1%, ठीक है ना, 5 करोड़, इसका आधा आधा हो रहा है। दूसरी बात ये, हमने ये पाया कि ज़्यादातर जो खर्चे हैं जेंडर बजटिंग के अंतर्गत वो केवल 4 मंत्रालय में हो रहे हैं। पहला है रूरल डेवलपमेंट, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है हेल्थ और चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वैसे अगर देखा जाए तो यही आपके 4 मंत्रालय हैं जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं वुमेन से, उनके अपलिफ्टमेंट से। रूरल, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सब, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि केवल 4 मंत्रालय ही नहीं, इसके अलावा भी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर, जैसे जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, ये सब, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी हो गया, उनको जो पैसा एलोकेट किया जाता है उसमें भी जेंडर बजटिंग इंक्लूड करी जाए। फॉर एग्जांपल, माइनॉरिटी के लिए मान लो कि 100 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है, तो माइनॉरिटी के अंदर भी जो माइनॉरिटी वुमेन हैं उनको आधा पैसे का फ़ायदा मिले। समझ के बाद कम से कम इतना तो हो। तीसरा चैलेंज ये है कि अभी हम लोग जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उसको बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए होगा। जो हमारा ट्रेडिशनल बजट मेकिंग प्रोसेस है उसको बदलने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए होगा, तब जाके हम बड़े स्तर पर जेंडर बजटिंग को हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। दूसरा ये है कि हमारे पास डाटा की कमी है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मैंने 500 करोड़ रुपए कृषि पर खर्च किए। अब मेरे को पता रहेगा तब ना कि मैंने जो 500 करोड़ रुपए खर्च किए उसका कितना फ़ायदा महिला को मिला, कितना फ़ायदा पुरुषों को मिला। अगर मेरे पास डाटा रहेगा तब जाके हम अगले बजट में उसको चेंज कर पाएंगे, है ना, उसको ठीक कर पाएंगे। मगर डाटा रहना तो चाहिए, हमारे पास डाटा की कमी है, ठीक है। वी नीड टू जनरेट मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसोर्स एलोकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, तभी तो हम लोग डाटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। अगला है अकाउंटेबिलिटी। हमारे पास मतलब जैसे कि अगर संसद ने बजट बना भी दिया और ये कहा कि इतना पैसा आप महिलाओं को एलोकेट करेंगे, तो उतना एलोकेट नहीं होगा, तब भी कोई खास पनिशमेंट मिलेगी नहीं, तो कोई अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास। दूसरा ये कि पार्लियामेंट का रोल केवल बजट को अप्रूव करने तक ही है, बजट के फॉर्मुलेशन में नहीं है, बजट के एग्जीक्यूशन में नहीं है। कैसे? बजट को फॉर्मुलेट करने का काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एग्जीक्यूट करते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे मंत्री साहब। पार्लियामेंट केवल उसको अप्रूव करता है, केवल डिस्कस करता है। समझ रहे हो बात? तो पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब पार्लियामेंट डिस्कस कर सकता है कि हमने जो पैसा आपको सैंक्शन किया था, जो मुद्रा आपको दी थी, उसमें से कितना रुपया आपने महिलाओं पर खर्चा किया। तो रोल ऑफ पार्लियामेंट नीड टू बी इंक्रीज्ड। ओके, ये बात हो गई। अब इन सब चैलेंज से लड़ने के लिए, इसको दूर करने के लिए सरकार ने कई सारे स्टेप लिए हैं। पहला, जेंडर बजटिंग सेल बनाया है, जेंडर डाटा बैंक बनाया है। अभी मैंने कहा ना कि हमको डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो जेंडर डाटा बैंक बनाया है। मगर इसके बाद भी जो जेंडर बजटिंग का ऑब्जेक्टिव है उसको पाने के लिए, अचीव करने के लिए कई सारे और स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने पार्लियामेंट स्तर पर बात करी कि जेंडर बजटिंग हो रहा है। क्या बजट राज्य पर नहीं होता पास? वहाँ भी तो होता है। बिहार गवर्नमेंट का बजट होता है, यूपी का बजट होता है ना।
तो क्यों ना स्टेट लेवल पर भी बजटिंग, जेंडर बजटिंग को इंट्रोड्यूस किया जाए। पहला तो ये हो गया। दूसरी बात ये, राज्यों के बीच में कंपटीशन कराया जाए, जैसे कि नीति आयोग अलग अलग इंडेक्स, नीति आयोग, नेता नहीं, नीति आयोग जो है ना, ये अलग अलग इंडेक्स बनाता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए। स्टेट्स आपस में compete करते हैं बढ़िया रैंकिंग पाने के लिए। तो एक रैंकिंग जेंडर बजटिंग का भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कि कौन सा स्टेट ज़्यादा अच्छे से जेंडर बजटिंग को इम्प्लीमेंट कर पा रहा है। ठीक है, जो स्टेट ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएगा उसको और इंसेंटिव दिया जाएगा। दूसरी बात, स्टेट लेवल पर जेंडर बजटिंग सेल बना करके कैपेसिटी बिल्डिंग की जानी चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट भी उनको दिया जाना चाहिए, ताकि तुमको जो डाटा हम दे रहे हैं उस डाटा को इस्तेमाल करके पॉलिसी बना पाओ, उसको ढंग से एग्जीक्यूट कर पाओ। अगली बात, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये क्या होता है? वो स्कीम जहाँ पर पैसा सेंटर और स्टेट दोनों शेयर करते हैं, ठीक है, मगर इसको इम्प्लीमेंट स्टेट ही करता है, इम्प्लीमेंट स्टेट ही करता है। पैसा कहाँ से आएगा? सेंटर स्टेट दोनों से आएगा। क्लियर है? तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसका जेंडर ऑडिट किया जाना चाहिए, मतलब कि कितना % महिला को गया है बेनिफिट। ठीक है। दूसरी बात, जितना पैसा आपको एलोकेट किया गया उसमें से कितना आपने एक्चुअली खर्चा किया, ये सब बातें चर्चा की जानी चाहिए पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में, और उसको ढंग से उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, मॉनिटर किया जाना चाहिए। तो ये है वे फॉरवर्ड कि हमें और क्या क्या रिफॉर्म लेने की ज़रूरत है। ठीक है। जेंडर बजटिंग हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूशनलाइज टूल है जो पॉलिसी मेकर को ये एक टूल देता है कि कैसे वो वुमेन को एम्पावर कर पाएँ फाइनेंस के ज़रिए, एक्सपेंडिचर के ज़रिए। ठीक है। तो इसमें टाइम पर रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। ये बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है। ये बातें हो गई। चलो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है, व्हाट इज जेंडर बजटिंग, डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ इट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारत के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है आपसे, तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसके इंट्रो में सबसे पहले हम जेंडर बजटिंग को डिफाइन कर देंगे, उसके बाद बॉडी में बताएंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इससे संबंधित, उसके बाद क्या क्या स्टेप्स लिए जाने की ज़रूरत है, उसके बाद हम अपने आंसर को कंक्लूड कर देंगे। क्लियर है? अब ध्यान सुनना, जो जनरल बच्चा होगा, जो सिंपल आंसर राइटिंग करता होगा, वो पहला डिमांड तो एड्रेस कर देगा, जेंडर बजटिंग क्या है। दूसरा, चैलेंजेस, इसको भी वो लिख देगा, मगर वो यहाँ तक आकर रुक जाएगा क्योंकि इसके आगे सवाल में कोई और डिमांड नहीं करी गई है। मगर चैलेंज के बाद स्टेप्स दैट नीड्स टू बी टेकन, मतलब वे फॉरवर्ड, ये इस क्वेश्चन का इम्प्लिसिट पार्ट है। ये क्या है? इम्प्लिसिट पार्ट है, छुपा हुआ पार्ट है जिसको आपको एड्रेस करना है। इतनी बात क्लियर है? तो यहीं पे आपका जो मार्क्स में डिफरेंस है ना वो आने लगता है। इस क्वेश्चन के एक्चुअली 3 पार्ट हैं, चैलेंज के बाद आपको वे फॉरवर्ड भी देना है। क्लियर है? चलो आपके आंसर को अब देखते हैं। आपने पहले जेंडर बजटिंग को डिफाइन कर दिया है। जेंडर बजटिंग इज अ स्ट्रैटेजी टू इंश्योर दैट प्रॉमिस ऑन जेंडर इक्वालिटी शो अप इन पब्लिक एलोकेशन। देखो, तुम्हारा जो इंट्रो होगा ना, मैंने देखा कि अधिकांश बच्चे ऐसा गलती करते हैं, तुम्हारा जो इंट्रो का पहला लाइन है वो लिखने के बाद जो सेकेंड लाइन है उसको यहाँ शुरू करो। ठीक है ना, पैरा चेंज करके शुरू करो ताकि तुम्हारा इंट्रो एक बड़ा सा पैराग्राफ न लगे। एक बड़ा पैराग्राफ देख करके पढ़ने का मन नहीं करता उतना, और जो प्रेजेंटेशन है वो घट जाती है। ऐसे करें क्या कि एक लाइन ऊपर लिखने के बाद जो सेकंड लाइन उसको नीचे लिखिएगा तो पैरा छोटा छोटा दिखता है, पढ़ने में आसानी होती है और नंबर ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है। फिर तुमने डायग्राम बनाया है, बताया है कि कितना कितना शेयर है टॉपर स्कीम के जेंडर बजटिंग में। ये डाटा तुमने अभी लिख दिया क्योंकि तुमने देख के लिखा इसको, मगर एग्जाम हॉल में तो तुमको डाटा याद रहेगा नहीं, तो तुम यहाँ पर पहुँचोगे चैलेंजेस में। लो एलोकेशन, स्क्यूड एलोकेशन, टेक्निकल चैलेंजेस हैं, एब्सेंट ऑफ जेंडर डिसाइडेड डाटा, मतलब कि जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसमें अलग अलग मेल फीमेल पे कितना खर्चा किया, वो उसका जो क्या बोलते हैं सेग्रीगेशन है वो नहीं हो पाया है, उस डाटा की ज़रूरत है।
अस्क्यूड इम्प्लीमेंटेशन, तो इसको मर्ज करो ना, अस्क्यूड एलोकेशन को अस्क्यूड इम्प्लीमेंटेशन से मर्ज करो। अंडर रिपोर्टिंग, ठीक है, तुमने एग्जांपल दिया है जल जीवन मिशन का, जेंडर बजट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट सम ऑफ द मेजर स्कीम दैट बेनिफिट वुमेन, जल जीवन मिशन। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, नो मैंडेट टू हैव मिनिमम एलोकेशन टू जेंडर बजट, absent ऑफ अकाउंटेबिलिटी रिगार्डिंग जेंडर बस्टिंग, ठीक है। तो देखो तुमने यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे ना, तो एक पॉइंट तुम्हारा ये हो गया, एक पॉइंट तुम्हारा ये हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया सब हेडिंग। सब हेडिंग देने के बाद तुम यहाँ पर इस तरह से 2 पॉइंट लिखोगे, ऐसे करो, ठीक है, जैसे कि सेम चीज़ यहाँ पर तुम्हारा है। ये जो तुम्हारा सेंटेंस है ऐसे लिखो, अस्क्यूड इम्प्लीमेंटेशन, ये हो गया। कौन सा नंबर है बोला तुमने, नंबरिंग करो ना, 1 2 3 4, 1 2, और इसको मार्जिन के अंदर रखो 3 4 5, ठीक है ना। ये 5वां नंबर का था, 5 नंबर हो गया। अब यहाँ पर तुम पॉइंट लिखो, क्या लिखोगे, मेनी स्कीम्स, ये हो गया। अब ये जो लाइन है नहीं वाला, तुम यहाँ लिखोगे ऐसे करके, नीति आयोग, नीति आयोग, ऐसे करके। तो ये तुम्हारा हो गया सब हेडिंग, इसके नीचे तुम्हारा 2 पॉइंट हो गए। इस तरीके से लिखो, समझे, क्लियर है बात। और ये गलती अधिकांश बच्चे करते हैं। तुमने यहाँ पर जो वे फॉरवर्ड है वो नहीं दिया है, तो तुमको यहाँ पर नंबर कटेगा। यहाँ पर तुम्हें मैं एवरेज है तो मैं 2.75 से लेकर के 3 मार्क्स तक दूंगा, 3 नंबर दूंगा मैं यहाँ पे आपको, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पर वे फॉरवर्ड दिया होता तो मैं आपको 3.5 मार्क्स देता। किस पर, वे फॉरवर्ड पर, रिकमेंडेशन पर। तुमने देखो सेम गलती इसने करी है। ये जो लाइन है ना, ये वाला, ये अलग से लिखो ऐसे करके, क्लियर है। और सेम चीज जैसे कि तुमने यहाँ पर इतना बड़ा पॉइंट लिखा, तो पॉइंट तोड़ दो, लैक ऑफ जेंडर डिसेग्रेटेड डाटा, ठीक है। पैट्रियार्कल माइंडसेट, बजट एलोकेशन फॉर वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज ऑफन मीगर, रिफ्लेक्टिंग अ लैक ऑफ प्रायोरिटी गिवन टू वुमेन कंसर्न, बढ़िया पॉइंट है। एग्जाम्पल, द निर्भया फंड एस्टेब्लिश्ड इन 2013 टू सपोर्ट वुमेन सेफ्टी इनिशिएटिव्स हैज़ कंसिस्टेंटली रिसीव्ड लोअर एलोकेशन देन प्रॉमिस्ड। ओके, पॉलिटिकल विल, इनएडिक्वेट कमिटमेंट फ्रॉम पॉलिटिकल मेकर टू इम्प्लीमेंट जेंडर बस्टिंग, सब ठीक पॉइंट, इसमें तुम और क्या शॉर्ट करोगे, ठीक है बोला। कैपेसिटी बिल्डिंग, अ स्टडी फाउंड दैट ओनली 12% ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग जेंडर बस्टिंग इनिशिएटिव हैड रिसीव्ड ट्रेनिंग ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। देखो, जब मैं कहता हूँ तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसको बहुत सीरियसली लेना। जैसे कि जब मैं पढ़ रहा हूँ ना इसको, तो मेरे को पढ़ने में कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, इसकी हैंड राइटिंग ऐसी है। तो आपका जो हैंड राइटिंग होगा, आपका जो आंसर होगा वो ऐसा ही होना चाहिए कि एग्जामिनर को पढ़ने में कोई एफर्ट न लगाना पड़े, उसको हर वर्ड अलग दिखे, मतलब उसका फोकस तुम्हारे कंटेंट पे हो, न कि तुम्हारे हैंड राइटिंग पे, ठीक है। तो बाकी जो आंसर जो लिख रहे हो लोग, इसको तुम ध्यान से देखना है इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा मिसिंग है वे फॉरवर्ड, यहाँ पे तुम्हारा सेम 3 नंबर, ठीक है। यहाँ इसने दिया है इंपॉर्टेंस जो जेंडर बस्टिंग, ये तुमको नहीं जरूरत था, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। वे फॉरवर्ड यहाँ पे दो, इस तरह से बक्सा बनाओ। ओके, पहले तुमने इसको ये कर दिया, डिफाइन कर दिया, वुमेन कंस्टिट्यूट 48% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बट दे लैग बिहाइंड मेन ऑन मेनी सोशल इंडिकेटर लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड जॉब एक्सेट्रा। लैक ऑफ डाटा ऑन, यहाँ पर देखो इसको तुम अंडरलाइन हाईलाइट करो, जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट फ्रेज है, लैक ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रेसिस्टेंस टू चेंज, इस तरीके से। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, ये अंडरलाइन करो। डिफिकल्टी इन इंटीग्रेटिंग जेंडर कंसिडरेशंस, ऐसे अंडरलाइन करो, ठीक है ना। फिर तुम्हारा वे फॉरवर्ड हो गया, 2.5 मार्क्स यहाँ पे। क्यों? तुम्हारे नंबर ऑफ पॉइंट्स कम है यहाँ पे, 3 भी कर सकते थे, मगर ठीक है, फिर तुम इम्प्रूव नहीं करोगे। ओके, इन फाइनेंशियल ईयर 2025 जेंडर बजट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 38.6%, which was 2.23 लाख करोड़ in 23-24 and now 3.09 लाख करोड़। जेंडर बजटिंग मीन्स, तुम सीधे इसको तुमको याद रहेगा नहीं एग्जाम हॉल में जाते आते, तुम सीधे यहाँ शुरू करो। जेंडर बस्टिंग मीन्स प्रिपेयरिंग बजट और एनालाइजिंग देम फ्रॉम अ जेंडर पर्सपेक्टिव एंड टेक एक्शन टू वुमेन एम्पावरमेंट। नाइस, एम क्या है तुमने लिख दिया। तो देखो जब मैं कहता हूँ ना कि तुम स्क्वायर बनाओ, चाहे पेंटागोन बनाओ, चाहे तुम ट्रायंगल बनाओ, मैं इसलिए कहता हूँ कि अधिकांश टाइम पे तुमको नंबर ऑफ पॉइंट याद रहेगा। जैसे कि तुम रट के जाओगे पहले से कि जेंडर बस्टिंग के 3 गोल हैं, तुम चुपचाप ट्रायंगल बनाओगे इस तरीके से। एम,
ठीक है ना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और ये सब पॉइंट रटा हुआ होता है। एग्ज़ाम हॉल में जाकर तुमको याद नहीं करना है कि इसके एम कितने थे। तुम्हें पता है कि इसमें 3 एम थे, समझे। एग्ज़ाम हॉल में जाके केवल आंसर को रिप्रोड्यूस करना है, वहाँ पर आंसर क्रिएट करने का टाइम नहीं मिलता उतना ज़्यादा, इसलिए पॉइंट आपको सीधे याद रहेंगे पहले से। तो क्या करना है, यहाँ पे डायग्राम बनाना है ट्रायंगल वाला। फिर तुमने यहाँ पे चैलेंजेस लिखा है, ठीक है। फिर तुमने डिस्पाइट बक्से में डालो ना यार, तुम तो रेगुलर वाले, तुम लेक्चर नहीं देखते क्या? बस चलो ये बातें हो गई, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो हम मिलते हैं कल अपने अगले लेक्चर में। हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और फिर आपके आंसर्स को रिव्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।